सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello students, my name is Manmohan Singh Chauhan and welcome in Parishkar International College. This is the e-learning platform of Parishkar College. I start BA, BSc part first, which first lecture mathematics, my subject discrete mathematics. दोस्तों BSc फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपकी फर्स्ट बुक है। इसी तरीके से 2 बुक और है, तो ये अपने पास में टोटल 3 पेपर्स होते हैं। 1 इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, 2 इज कैलकुलस एंड 3rd इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक उसकी बात करते हैं सेट्स एंड प्रीपोजिशंस की। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या यहाँ पे हमारे पास में टॉपिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर Parishkar World channel and also press the bell icon so that you can get all the notifications. Next, first of all, discrete mathematics syllabus. फ्रेंड्स, आपके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उनके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से उनके अंदर अपने पास में यूनिट्स है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस की। तो डिस्क्रीट में अपने पास में टोटल यहाँ 5 यूनिट्स डिवाइड है। क्लियर? उसमें सबसे पहली यूनिट आती है सेट्स एंड प्रपोजिशन और रिलेशन एंड फंक्शंस। फ्रेंड्स, अपने बीएससी और बीए के पार्ट में आपको ये फर्स्ट यूनिट, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 questions. You have to attempt only 1 questions, either from this part or from this part. तो आपको 1 और 2 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा जिसमें सब कैटेगरीज भी होगी। तो ये अपने पास में उसके टॉपिक है। सेकंड यूनिट आती है अपने पास में बूलियन एल्जेब्रा। द सेकंड यूनिट इज बूलियन एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। इन दोनों में से आपके पास में 2 क्वेश्चन रहेंगे सेकंड यूनिट में, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में अपने पास में प्रोपोजिशनल कैलकुलस एक पोर्शन और दूसरा है न्यूमेरिक फंक्शन, रिकरेंस रिलेशंस एंड जनरेटिंग फंक्शंस। तो ये 3rd यूनिट के टॉपिक्स है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली यूनिट 4 है ग्राफ थ्योरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पोर्शन नहीं, क्योंकि ग्राफ थ्योरी में से ही दोनों क्वेश्चन आएंगे आपके 4th यूनिट के लिए। आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और 5th है अपने पास में, तो ये अपने पास में यूनिट्स के नेम है और इन यूनिट्स में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स। पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिस्क्रीट सिलेबस को लेके, तो आइए देखते हैं। उसमें हम सेट वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन हमें पिछली क्लासेस में पूछे हुए। तो देखिए क्वेश्चन एक आया है, डिफाइन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ऑल्सो प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबली इनफाइनाइट। तो आपको काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की पहले डेफिनेशन देनी है और उसके साथ आपको ये बताना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स काउंटेबली इनफाइनाइट है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन राजस्थान 2009-2013 में अपीयर हुआ है। इसी तरीके से अनदर क्वेश्चन है, डिफाइन द पावर सेट। पावर सेट क्या होता है सेट थ्योरी में? इफ एक सेट गिवन है A, B, C, 3 एलिमेंट्स का एक सेट है, देन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ S। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में जो टर्म्स आ रहे हैं, जैसे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट आ गया, यहाँ पे अपने पास में पावर सेट आ रहा है और उसकी कार्डिनलिटी भी पूछी हुई। तो ये जितने टर्म्स है ये पहले आपको जानना जरूरी है। तो सेट्स के अंदर ही ये सब कुछ है। आपने प्रीवियस क्लास 11th-12th में भी सेट का कुछ पोर्शन पढ़ा है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें ज्यादा फर्स्ट जो आपने पहली क्लासेस पढ़ी उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म्स है उसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन। जो बेसिक आइडिया है सेट के लिए, उससे पहले मैं आपको कलेक्शन की बात बताता हूँ। आप सभी को कलेक्शन तो बहुत अच्छे से पता होगा, हम बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड कलेक्शन। जनरली देखिए यहाँ पे बहुत सारी फिशेज है, तो बहुत सारी फिशेज एक बार में रखी हुई, तो वो क्या हो गए, फिशेज का कलेक्शन हो गया। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो वो स्टूडेंट का कलेक्शन हो गया। लेकिन कलेक्शन से बढ़ के सेट टर्म कब आता है उसको जानने के लिए हम देखते हैं आगे सेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की डेफिनेशन की। देखिए, रीड कीजिए इस स्टेटमेंट को। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट।
इसका मतलब कलेक्शन तो है, लेकिन कलेक्शन कैसा है, कलेक्शन के साथ डेफिनेशन क्या कह रही है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है जिनका हम कलेक्शन कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। इसका मतलब उसका डिफाइन करना होना चाहिए, और वो भी कितना, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड हो। इसका मतलब उसे हम किसी पैरामीटर्स में बता सकते हैं, उसका हम कोई ना कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें वेल डिफाइंड में आती है, जहां हम उसकी डेफिनेशन क्लियरली स्टेट कर सकते हैं। इसके साथ वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए, एक ही एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं आना चाहिए। तो इस केस में आप ये ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। एक सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है मैथमेटिकल टर्म में, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का नाम क्या होगा, एलिमेंट्स। जो हम डिफरेंट एलिमेंट का जो वेल डिफाइंड होंगे, यानी जिनको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक कलेक्शन लेता हूं नंबर्स का 1 2 3, आपने इस तरीके से 1 2 3 नंबर का कलेक्शन ले लिया। अब इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी जो भी एलिमेंट्स वो अपनी क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक क्वालिटी पजेस कर रहे हैं। इसका मतलब 1 है तो वो 1 ही है, हम जानते हैं 2 से पहले आने वाला नंबर है, 1 के जैसा और कोई 1 नंबर नहीं है, 0 के बाद आने वाला नंबर है। 2 भी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी पजेस कर रहा है और 3 भी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी पजेस कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का जो सेट है वो अपने पास में जो कलेक्शन है उसको हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर आने वाले जितने एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स इन द कलेक्शन आर वेल डिफाइंड, देन दिस इज कॉल्ड सेट। अब देखिए दोस्तों, जो वेल डिफाइंड नहीं होते वो कैसे होते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने एक एग्जांपल का, टॉलर पर्सन्स इन सिटी, एक सिटी के अंदर टॉलर पर्सन्स का कलेक्शन आप कर लेते हैं, तो क्या वो सेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो टॉलर टर्म है, टॉलर हो गए जो इमोशनल और स्पिरिचुअल टर्म हो गए, जैसे इंटेलिजेंट हो गया, ये सारे जो टर्म्स है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो सारे क्या होंगे, सेट के अंदर नहीं आएंगे। हम टॉलर, क्योंकि एक पर्सन दूसरे से ज्यादा टॉलर है तो दूसरा वाला उससे कम है, तो इस वजह से हम टॉलर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता सकते, क्योंकि वो किसके रेस्पेक्ट में लिया गया है ये जानना भी जरूरी है। तो इसका मतलब इन रेस्पेक्ट वाले टर्म्स को हम वेल डिफाइंड में नहीं लेंगे, और इस वजह से ये सेट प्रॉपर सेट नहीं बना पाएंगे। क्लियर। अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल पे। देखिए सेट ए है, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट का कलेक्शन है, अलग अलग फ्रूट्स वगैरह उनका कलेक्शन है। सभी फ्रूट्स अपने आप में स्पेसिफिक क्वालिटी रखते हैं, यानी अच्छे से डिफाइंड है। इसी टाइप से बहुत सारी बुक्स है, अब ये हर एक बुक अपने आप में यूनिक है। क्लियर। सब अलग अलग डिफरेंट बुक का कलेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सब कुछ क्या हो गया, सेट बी हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से ये सेट ए और सेट बी आपको बताया कि ये कलेक्शन क्या है, सेट फॉर्म कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिंबल्स की। फ्रेंड्स, आपने 11th-12th में भी सेट थ्योरी के जो पोर्शन पढ़े हैं उनमें भी आपने सिंबल्स देखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उन सारे सिंबल्स के एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन सभी सिंबल्स को एक साथ रीड कर लेंगे। आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे आप इसके नोट्स बनाने में आपको हेल्प रहे। अब बात करते हैं सबसे पहले सिंबल की। देखिए सेट में लिखने का टाइप ये है, आप कोई भी एलिमेंट से उन्हें आप इस तरीके से मिडल ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, तो वो एक सेट फॉर्म कर रहा है। और सेट में कैसे एलिमेंट आने चाहिए, जिसे मैंने अभी डेफिनेशन बताई, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सिंबल का नेम क्या है, इस टाइप से जो सिंबल है इसका नेम हो गया अपने पास में सेट। और एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सेट के अंदर अपन ने जो डेफिनेशन देखी थी उसका सिंपल फॉर्म है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और इसके अंदर जैसे आपने ये एलिमेंट्स पुट कर दिए 3 7 9 14 9 14 28 डिफरेंट एलिमेंट्स है, और ये ए और ये बी है। अब यहाँ पे ए और बी लिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं, इनका टाइप कैसा है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं। अब आइए सेकंड वाला देखते हैं। ये इस तरीके से जो ये सिंबल बना है, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, ग्रीक लेटर है ये फाई। क्लियर है, ग्रीक लेटर फाई है। एम्प्टी सेट, इसका नाम क्या है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब ए सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट ही ना हो। क्लियर। जैसे कि ये वाला सेट भी दिख रहा है, इसके अंदर आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट ना हो, जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 1।
एक सेट हमने ऐसा बना लिया जिसके अंदर हमने ये डिफाइन किया कि नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन वो क्या है, एक से छोटा होना चाहिए। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर तो एक से ही स्टार्ट होते हैं, उससे छोटे वाले कोई सेट के एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब इस सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। इट मीन्स इट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का और दूसरा नाम भी देखिए, अनदर नेम इज वॉइड सेट। क्लियर? एम्प्टी सेट को आप वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस वॉइड सेट के नाम से भी आते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब ही एम्प्टी सेट है। तो आइए थर्ड सिंबल की बात करते हैं। ये जो आपको कैपिटल यू की तरह दिख रहा है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट कंसिडर्ड ऑल द सुपर सेट्स। इसका मतलब क्या है, आप जितने भी सेट्स की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शंस की बात कर रहे हैं, उनके अंदर सबसेट ले रहे हैं, तो वो सारे सेट के जो एक्शन हम यूज कर रहे हैं, उन सभी का जो सबसे बड़ा सेट है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। यानी कि वो किस सबसे बड़े सेट के अंदर उसकी बातें की जा रही है। मीन्स देखिए एक एग्जांपल, आर इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ एन, डब्ल्यू एंड क्यू। आर यहाँ पे रियल नंबर को डिनोट करता है, मैं आगे बताऊंगा। एन नेचुरल नंबर को, डब्ल्यू होल नंबर को और क्यू रेशनल नंबर को डिनोट करता है। तो इसका मतलब आर क्या है, आर के अंदर के ही पोर्शन है ये। रियल लाइन सिस्टम के ऊपर यहाँ पे अपने पास में 0, 1, 2, -1, -2 और इस तरीके से सारे नंबर है। 1 और 2 के बीच आने वाले डेसिमल पॉइंट्स भी इन्हीं के बीच प्रेजेंट है, रेशनल नंबर भी इन्हीं के बीच। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, रियल नंबर्स है आर। और इनमें 1 के बाद के नंबर अगर हम इंटीजर ले रहे तो वो कैसे हो गए, नेचुरल नंबर। 0 से यूज कर रहे तो वो कैसे हो गए, होल नंबर। क्लियर? और इनके बीच में जो फ्रैक्शनल वाले पोर्शन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1/2, 1/3, ये सारे नंबर है, ये कैसे हैं, रेशनल नंबर है। तो और भी दूसरे टाइप से ये एक एग्जांपल है जो आपको ये बताता है कि इन सभी डिफरेंट सेट्स के लिए आर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर? आपको अलग अलग क्वेश्चंस और अलग अलग एग्जांपल आते हैं, उसमें यू आपको गिवन होता है और उससे अलग अलग सेट बनाए जाते हैं जिसपे आप एक्शन करते हैं। नेक्स्ट, तो आइए हम बात करते हैं अनदर सिंबल। जैसे कि देखिए इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, विच मीन्स ऑब्जेक्ट्स दैट्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट बी। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और बी को भी बिलोंग कर रहे हैं कॉमनली फॉर्म में। जैसा कि अभी हमने लास्ट में ये देखा था कि ए के यहाँ पे वैल्यूज थी 3, 7, 9, 14 और बी की वैल्यू कितनी, 9, 14 एंड 28। तो ए और बी दोनों में वो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 9 और 14। तो ये कॉमन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 9 और 14, जैसा कि अभी हमने पहले वाला एग्जांपल लिया। नेक्स्ट सिंबल है अपने पास में ए यूनियन बी। यूनियन इसको रिप्रेजेंट करता है। यूनियन का मतलब होता है ए और बी दोनों के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट फॉर्म में आपको लेने हैं। इट मींस जैसे आपने ए और बी की वहां पे वैल्यूज देखी थी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या थे, 9 और 14। लेकिन जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं थे उन एलिमेंट को भी लेते हुए हम जो कलेक्शन बनाएंगे, जो सेट बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। इट मींस ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाते, कोई एलिमेंट्स रिपीट ना हो और इंटरसेक्शन में उनके कॉमन एलिमेंट आते। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास में सिंबल, इसे कहते हैं सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी और इसका मीन है सबसेट हैज लेस एलिमेंट्स और इक्वल टू द सेट। इसका मतलब इस सेट ए में बी से या तो कम एलिमेंट होने चाहिए या फिर उसके इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सेट है 9, 14, 28, तो इस 9, 14, 28 को इसी सेट 9, 14, 28 का सबसेट कह सकते हैं क्योंकि इसमें इनके इक्वल एलिमेंट्स है। और अगर इसमें 28 नहीं होता तब भी 9, 14 का जो सेट है वो 9, 14, 28 का सबसेट होता। तो ये बात आपको समझ में आई, या तो उससे कम एलिमेंट रहने चाहिए या फिर उसके इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड सबसेट। तो यहाँ पे जो ये वाली चीज है ये लेस एलिमेंट्स को डिनोट करती है और ये जो नीचे इक्वल साइन है ये इक्वल एलिमेंट को डिनोट करती है। देन दिस इज कॉल्ड सबसेट। अब ये जो सेकंड सेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे आपको नीचे इक्वल का साइन नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इसका नाम क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये लेस देन ही होंगे, टोटल एलिमेंट्स दोनों में इक्वल नहीं होंगे। सबसेट हैज लेस एलिमेंट्स देन द सेट। इसका मतलब एक सेट पहले वाले में दूसरे से लेस एलिमेंट होंगे। जैसे ये 9, 14 है और ये 9, 14, 28 हो गया। क्लियर? तो ये एक्चुअली प्रॉपर सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट एक्चुअली सबसेट भी है, लेकिन अगर इक्वल एलिमेंट हो जाते तो उसे हम सबसेट ही कहेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। अब आइए बात करते हैं इस सिंबल की। इसका मतलब है नॉट सबसेट। ए बी का सबसेट नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए एक सेट है 9 और 15 एलिमेंट्स का और दूसरा है 9, 14, 28।
तो 9 तो है लेकिन 50 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका छोटा पार्ट नहीं है। आप अगर इसको डायग्राम में देखिए जाए तो सबसेट इस तरीके से डिनोट होता है, अगर ये बड़ा पार्ट बी है, बड़ा सेट बी है, तो जो सबसेट है वो इसका स्मॉल सेट हो जाएगा जो उसी में कंसीडर करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है ये सिंबल, अगर आपने उस सिंबल को देखा होगा जो सबसेट वाला था, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो इसका मतलब इस बी को क्या कहेंगे, इस ए के लिए, बी को ए के लिए सुपर सेट कहेंगे। तो यहाँ पे अब सुपर सेट की बात कर रहे हैं, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। क्लियर। इट मीन्स सेट ए हैज मोर एलिमेंट्स और इक्वल टू सेट बी। वही केस है, बस उसमें लेस एलिमेंट्स की जगह यहाँ मोर एलिमेंट्स है। क्लियर। 9, 14, 28 विच इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ 9, 14, 28। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेट सेम होंगे तो वो एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं और एक दूसरे के सुपर सेट भी होते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला। इसके साथ ही दूसरा है प्रॉपर सुपर सेट। जैसे सबसेट देखा था हमने, उसके साथ हमने सुपर सेट देखा, वैसे ही जो प्रॉपर सबसेट देखा था वैसे ही अब प्रॉपर सुपर सेट है। इट मीन्स सेट ए हैज मोर एलिमेंट्स देन सेट बी। क्लियर। क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए 9, 14, 28 में एक एलिमेंट 28 ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 और 14 एलिमेंट ही। इट मीन्स 9, 14, 28 का जो सेट है वो प्रॉपर सुपर सेट है किसका, 9 और 14 का। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पी ऑफ ए। जो पी ऑफ ए से डिनोट होता है, इसका मतलब इसका नाम होता है पावर सेट। आपको याद होगा फर्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन पावर सेट का आया था, तो वो इसी टाइप से है। पावर सेट क्या होता है, ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। कोई सेट ए हमें गिवन है, तो उस ए सेट से हम कौन कौन से छोटे छोटे सबसेट्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए आपको गिवन है, ए इज द सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स 1 and 2, देन ऑल द सबसेट्स आर कंसिडर्ड एज 1 is 5। 5 का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सेकंड हम ले सकते हैं 1। क्लियर। दूसरा हम ले सकते हैं, दूसरा एलिमेंट को लेके भी हम सेट बना सकते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट को, तो दूसरा हो गया 2। और जो बाद में जो लास्ट सेट है वो क्या है, हम इन दोनों सेट जो गिवन है इसको भी तो ले सकते हैं हम। तो इसका मतलब पावर सेट जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर उसके सारे सबसेट्स इकट्ठे होते। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। अपने पास में ये सिंबल है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। इसका मतलब होता है एक एलिमेंट को किसी सेट में बिलोंग करवाना, यानी वो उसके अंदर पजेज है या नहीं। बिलोंग्स टू इसका नेम है, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, यानी जितने भी एलिमेंट्स उसको हम क्या स्मॉल लेटर से लिखते हैं। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, इसको हम आगे बात करेंगे। और जो कैपिटल ए है वो क्या सेट से रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक सेट है ए 9, 14 और 28 एलिमेंट का। तो देखिए जो एलिमेंट ए जो 9 है ये सेट ए के अंदर है, इसका मतलब उसमें बिलोंग कर रहा है, उसमें एग्जिस्ट हो रहा है। तो 9 बिलोंग्स टू ए। क्लियर। इसे हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज फॉर्म में बोला जाए कि एक एलिमेंट 9 है वो सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो आप उसको इस टाइप से मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड जो है ए डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके लिए हम डज नॉट बिलोंग वाला सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10, इस सेट ए के अंदर 10 प्रेजेंट नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब देखिए एक सिंबल है ए क्रॉस बी। A क्रॉस B, दिस इज कॉल्ड कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B। A और B के जो अलग अलग डिफरेंट सेट है A और B, उसका क्या है, कार्टिजन प्रोडक्ट है। कार्टिजन प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A और B के अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनसे बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक एग्जांपल है, ए में है 1 और 2 दो एलिमेंट, बी में है 3। तो अब इसका मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, पहले ए का एलिमेंट आएगा फिर बी का। तो यहाँ पे पहले एक 1 चूज कर लेते हैं, तो 1 एंड बी का एलिमेंट 3, तो 1 और 3 से बनने वाला सेट। सेकंड फिर यहाँ पे ए का दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 और बी का एलिमेंट 3, 2 एंड 3। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे यहाँ 4 एलिमेंट है। ऑर्डर्ड पेयर में ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट होता है और ये एक सिंगल एलिमेंट कहलाता है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और जब भी आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिले, आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये 2 डिफरेंट सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट ए कोमा बी। अब ए कोमा बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर है, जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया, कार्टिजन प्रोडक्ट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट। और जैसे 1,3, 1,2, 5,8 अगर ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स में आपको इस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है। आइए बात करते हैं अब कार्डिनलिटी की।
जो फर्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन था, पावर सेट था, उसमें आपने कार्डिनलिटी वर्ड भी सुना। कार्डिनलिटी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के बोथ साइड आप या तो बार यूज करते हैं या फिर n ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों टाइप है, आप किसी भी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। इसका मतलब अगर किसी सेट a या फिर कोई भी सेट ले लिया जाए, उसकी कार्डिनलिटी की बात करने का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। यहाँ पे a 9, 14 और 28 तीन एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोड ऑफ ए इक्वल 3। इसका मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 3 है। जब भी आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर मिले, सेट के दोनों साइड बाहर हो, इसका मतलब वो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। आइए अब ये जो सिंबल है इसे हम LF नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। LF नोट का मतलब है यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। जो सेट थ्योरी में LF नोट का जो मीन यूज किया है वो है इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई सेट है जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, जैसे 100, 50, 10,000, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन। लेकिन अगर हमारे पास में ऐसे एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता है 1 2 3 4, लेकिन एंड कहाँ होता है वो हमें नहीं पता, कंटिन्यू चलता है। सिमिलरली इंटीजर का सेट, सिमिलरली रेशनल नंबर का सेट, ये सारे फाइनाइट तो नहीं है, इसका मतलब ये सारे इनफाइनाइट है। और इनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, उसके लिए सिंबल है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं LF नोट से। तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्डिनलिटी के लिए LF नोट टर्म का यूज करना है। आइए अब हम बात करते हैं सम स्टैंडर्ड सेट्स की। जो अभी हमने सिंबल्स देखे थे, जो आपके यूज भी होंगे, आगे काम आएंगे, उन्हीं सिंबल्स के साथ उसमें आपने N, W, Q ये सारे टर्म्स देखे। ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड सेट हैं। तो ये आपके किस तरीके से यहाँ पे हेल्पफुल है देखते हैं। नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल N से आप रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी लिखा होता है, वो इस तरीके से के नॉर्मल N से इसमें डिफरेंस बताया जाता है। क्लियर, रियल नंबर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नॉर्मल N है, नॉर्मल R है, इससे हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। और बहुत सारी बुक्स में इसको क्या है, बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। तो बोल्ड लेटर में होने की वजह से वो आपको डिफरेंट टाइप से शो होता है। तो ये सारे सेट के एग्जाम्पल है। वैसे आप इसको जनरली N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर, इट इज ऑल कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर। अब है W। नेचुरल नंबर को आप काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले नेचुरल नंबर ही एग्जिस्टेंस में आए थे। जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने 1 से ही काउंट करना शुरू किया था, और यही सबसे पहले नेचुरल नंबर कहलाए। अब W है, W को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें 0 भी ऐड होता है, यानी 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। ये सब आप वैसे वेल नोन है, आपको ये सब जानते हैं अच्छे से। फिर दूसरा है इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, Z है। ये कहां से स्टार्ट होता है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, और बीच में जितने भी ये होल टाइप के नंबर है, 0, 1, 2, -1, -2, इनके बीच के नहीं, 0 और 1 के बीच के नहीं, 0, 1, 2, इसी टाइप से -1, -2, -3, तो ये सारे नंबर से इंटीजर्स कहलाते हैं, और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, इसको हम Z से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, नेचुरल नंबर है तो N से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर है तो W से रिप्रेजेंट किया, इंटीजर से तो इसे हम I से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी बात है कि ये जितने भी रिप्रेजेंटेशन है जहां से ये सिंबल्स स्टार्ट हुए हैं, ये ग्रीक जो अपने पास में अल्फाबेट है उन नंबर्स का यूज करते हुए, या फिर उन जो लैटिन लैंग्वेज है जब ये डेवलप हुई थी चीजें, तब लिखी गई बुक्स, उनमें ये सारे सिंबल्स यूज किए गए थे। अब यहाँ पे जो Z है, Z का जो जर्मन मीनिंग है उसका मतलब होता है झेलन, और झेलन का मतलब ही होता है इंटीजर्स। इसी वजह से इंटीजर के लिए Z जो सिंबल है वो यूज करते हैं, लेकिन I सिंबल भी यूज कर सकते हैं। वहां आपको डिफाइन करना होगा कि I का मतलब इंटीजर्स है। बहुत सारे केसेस में इर्रेशनल नंबर के लिए I का यूज करते हैं, तो आप क्या डिफरेंस दिखा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Z के लिए जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो Z यूज किया गया है। बहुत सारी अच्छी बुक्स में Z आपको मिलेगा, तो आप Z से इसको डिनोट कीजिएगा। दूसरा है Q। Q का मतलब है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो सारे नंबर A/B की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वो सारे रिप्रेजेंटेशन P डिवाइड बाई Q के, जिसमें P और Q तो क्या है, इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए।
पी और क्यू इंटीजर है, लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों? अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा तो ये सब कुछ इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। ए अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो वो इन्फिनिटी वाला टर्म क्या है? रेशनल नंबर में नहीं आता। इन्फिनिटी कौन सा पोर्शन है वो आज तक नहीं बताया जा सका है, वो नेचुरल है, वो क्या है? तो वो सारे सेट्स का बिलोंग करता है, यानी सभी सेट्स में आता है। तो इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी वाला पोर्शन हो जाता है। इसी वजह से हम क्यू की वैल्यू जीरो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे टर्म क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। और इसका नोटेशन क्या है? क्यू। अब क्यू का भी यहाँ पे क्या मीन है? क्यू का मतलब होता है कोशिएंट, और कोशिएंट का मतलब ये होता है रेशनल नंबर। तो कोशिएंट वर्ड से यहाँ पे क्यू यूज किया गया है। एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 10/2, 22/7, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या है अपने पास में? रेशनल नंबर है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं आई, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। जैसे मैंने बताया था इंटीजर के लिए आई यूज नहीं किया, तो वो यहाँ पे आपको यूज हो रहा है। इसको इरेशनल नंबर को क्यू सी से भी डिनोट करते हैं। क्यू के ऊपर जो सी लिखा है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी वो सारे जो नंबर जो रेशनल नहीं है। क्यू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो वो पार्ट नहीं रखते या जो वो क्वालिटी पजेज नहीं करते। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी हो गया इरेशनल नंबर। तो ये सारे नोटेशन और इसके साथ इनके अल्टरनेटिव नोटेशन भी आपको पता होने चाहिए। जैसे एम्प्टी सेट के लिए वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? जैसे √2, √3, ये सारे नंबर पाई, 3.14, 15 और ये सोन कंटिन्यू चलता है, ई 2.718। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे रेशनल और इरेशनल को हम कैसे पहचाने। सेट ऑफ इरेशनल नंबर विच आर नॉट रेशनल, ये आपने जनरली कह दिया कि ए अपॉन बी की जो स्ट्रक्चर है वो रेशनल है, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर जो नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। तो फ्रेंड्स ये सारी स्ट्रक्चर है इरेशनल नंबर को डिनोट करती है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज होती है वो ये है, इरेशनल नंबर में आपको कोई भी टर्म्स रिपीट नहीं होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो आप कभी भी रेशनल और इरेशनल को अगर बहुत अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो उसको आप जो डिवाइड करते हैं ना ए अपॉन बी को, उसको कंप्लीट डिवाइड करके चेक कीजिए। कोई भी डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी नॉट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। और दूसरा क्या, कोई एक नंबर भी बार बार रिपीट नहीं होगा, यानी कि वो उस पे एंड नहीं होगा 7 पे। इसका मतलब ये क्या है? ये नॉन रिकरेंस नॉन टर्मिनेट नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर कैसे है? जो कोई रिपीट नहीं हो रहा और एंड भी नहीं हो रहा है। √2 की वैल्यू भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.414 कंटिन्यू चलेगी, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कोई भी रिपीटेशन हुए बगैर और कोई भी एंड नहीं होगा। ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जहां पे एंड हो जाता है, 1/2 की वैल्यू 0.5 है, 5 पे एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब वो रेशनल है। तो आप फ्रेंड्स इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से याद रखेंगे कि जो टर्मिनेट हो जाता है नंबर या फिर रिपीट हो जाता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, वो सारे क्या होते हैं? रेशनल। और इनके अलावा जो नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरेंस या नॉन रिपीट वाले नंबर है वो सब क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं रियल नंबर की, आर। ये सारे जो सेट्स अभी हमने यूज किए रियल नंबर में से ही पिक किए गए, सारे नंबर्स रियल नंबर्स के ही पोर्शन है। ऑल द रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, सारे जो नंबर है वो रियल नंबर्स ही, इसमें सब कुछ यूज हो जाता है। अब इसके अलावा जो पोर्शन है वो है कैपिटल सी, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो नंबर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन a प्लस बी आइटा टाइप का है, जहां पे जो आई है इस आई को आइटा रीड करते हैं या आई रीड करते हैं। ये इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। और ए और बी कैसे है? रियल नंबर है। क्लियर? तो ये रियल पार्ट हो गया, और ये रियल नंबर जब इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी स्टडी हम थर्ड ईयर में आप आगे करेंगे, लेकिन अभी आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर में सब कुछ रियल नंबर तक का पोर्शन है। फ्रेंड्स तो आपको एक ये पूरी जो स्कीम है रियल नंबर लाइन सिस्टम तक के सारे सेट्स आपको पता चले, इसके साथ कॉम्प्लेक्स सेट जो बिल्कुल इससे अलग है। रियल नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर स्टार्ट करके आप उसमें देख सकते हैं, या फिर उसके आप आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, वो एक दूसरा एस्पेक्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बात करते हैं, देखिए सेट्स की, वापस हम आ जाते हैं। ये सारे हमने सिंबल्स भी देखे, उसके बाद स्टैंडर्ड सिंबल देख लिए, स्टैंडर्ड नोटेशन सेट के। अब सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जनरली अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते तो आपने देखा होगा ना, ए से यूज कर रहे हैं हम, बी से यूज कर रहे हैं, तो ये हम ए और बी क्यों लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में? ये इसलिए क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेट्स को
इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? और उनके जो ऑब्जेक्ट्स है, जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल, कैपिटल ए इक्वल्स द सेट ए एंड बी एंड सी। तो यहाँ पे आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा अभी आपको सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मेनली अपने पास में सेट्स को लिखने का जो टाइप है, आप उसको किस तरीके से लिखते हैं, वो दो टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म एंड सेट, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है ये दोनों सेट्स के जो रिप्रेजेंटेशन है, आप पढ़ते भी आए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम जितने एलिमेंट्स हैं उनको क्या है, सिर्फ मिडल ब्रैकेट के बीच में पुट कर देते हैं और बीच में कोमा यूज करते हुए हम उसको पुट कर देते हैं। जैसे कि ए इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5 एक सेट है इसमें 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स हैं। तो आपने सिंपल बस एलिमेंट्स पुट कर दिए, तो ये क्या होता है, टेबुलर फॉर्म होता है। इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा जो फॉर्म है उसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में फ्रेंड्स क्या होता है, हमें ये सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जितने एलिमेंट्स है ना, उन्हें हमें मिडल ब्रैकेट में पुट करने की जरूरत नहीं है। हम बस एक रूल से उसको डिनोट कर सकते हैं। एक सिंपल रूल होना चाहिए लैंग्वेज फॉर्म का, जिससे हम ये वाला फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्म से भी वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आएंगे आगे। इन दिस फॉर्म all the elements written by giving a property of that elements in the given domain। जिस भी सेट के बारे में वो बात कर रहे हैं, उस सेट के जितने एलिमेंट्स उसको हम एक रूल के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि यही अपने पास में एग्जांपल था, ए में थे 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स से सेट में। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आपको सबसे पहले देख के पता चल रहा होगा कि ये 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर है, 5 पे एंड हो रहे हैं, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और यहाँ एंड किस पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है। तो आपको बस एक रूल इस तरीके से बनाना होता है कि आपने सेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसका एक्स, उसके बाद आप या तो कोलोन लगाओगे या फिर इस तरीके से बार यूज करोगे, जिसका मतलब होता है सच डेट। क्लियर? तो एक्स सच डेट x इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब x की जो वैल्यू वो 5 है या 5 से छोटी है, लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2। लेकिन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, x नेचुरल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपने इससे क्या मीनिंग समझा, वो सारे नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से छोटे हैं, तो आपने इसका ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो टेबुलर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो आपको ये सारे अल्टरनेटिव नेम सब पता है, आप अच्छे से पढ़ते हैं, इसी का हम बस रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट। अभी जब हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? अब उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप बताइए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सेट फॉर्म नहीं करता है। देखिए, फर्स्ट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या ये सेट है या नहीं बताना आप। दूसरा सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास। थर्ड है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन बैग। और फोर्थ है सेट ऑफ ऑल कलर्स इन रेनबो। तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास। ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे की इंटेलिजेंस आप कैसे बताओगे। इंटेलिजेंस का मतलब वो या तो खेल कूद में इंटेलिजेंस है, स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है, या फिर वो स्टडी में इंटेलिजेंट है, किस मैनर में इंटेलिजेंट है, उसके लिए रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो क्या एक वेल डिफाइंड आइडेंटिटी नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। ये आप समझ रहे हैं? तो ये वेल डिफाइंड नहीं है इंटेलिजेंट वर्ड। क्लियर है? क्लेवर वर्ड, इंटेलिजेंट वर्ड, कोवार्ड वर्ड, ये सारे वेल डिफाइंड नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ड, इमोशनल टाइप की जितने वर्ड्स है, तो आप जैसे ये वर्ड्स आते तो आप समझ जाना वहां पे इनका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। क्लियर? तो प्रॉपर मेजरमेंट और प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, तभी वो वेल डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास, ये वेल डिफाइंड नहीं, तो ये एक सेट फॉर्म नहीं करेगा। बाकी देखिए, नेचुरल नंबर सेट फॉर्म कर रहे हैं, सारे आपकी यूनिक आइडेंटिटी, किसी बैग के अंदर जितनी बुक्स है वो भी अपनी यूनिक आइडेंटिटी में है सारी बुक्स। ऑल द कलर्स इन रेनबो, आपको पता है 7 कलर्स होते हैं, सारे के नाम भी आप जानते हैं, सबकी आइडेंटिटी पता है। तो ये सब कुछ सेट फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स किसी क्लास के, वो एक सेट फॉर्म नहीं कर रहा है। आइए अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन एंड डज नॉट एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, बिलोंग करना और डज नॉट बिलोंग करने वाला केस है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सिंबल्स में। यहाँ पे उनकी एक एक्सरसाइज है, जैसे A-E-I-O-U, एक ऐसा सेट जिसमें सारे वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के, और दूसरा बी क्या है, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए यहाँ पे ए जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है, सेट ए को।
क्लियर है, तो बिलोंग वाला सिंबल आ गया, लेकिन इसमें एच कहीं पे भी नहीं है, तो एच डज नॉट बिलोंग टू है। सिमिलरली आई बिलोंग कर रहा है, ओ बिलोंग कर रहा है, यू बिलोंग कर रहा है, इसमें ये सारे नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 6 इस सेट के अंदर नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग टू बी। क्लियर, तो आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट इन्हें शो करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज AEIOU, एक सेट ए है वोवेल का एंड बी है 1 2 3 4 5, अभी जो हमने एग्जांपल लिया वही, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास में, बताइए। देखिए, ए बिलोंग्स टू ए, क्लियर है, ए जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, सही है। दूसरा क्या है, आई बिलोंग्स टू बी, आई बी को बिलोंग कर रहा है, आई बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आई बी जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। दूसरा 6 डज नॉट बिलोंग टू बी, इस बी के एलिमेंट में 6 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और ए को बिलोंग कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आई बी को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे तो बी के अंदर आई है ही नहीं, इसका मतलब यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपने यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि कौन सा एलिमेंट किस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं हम, जैसे ये कुछ अपने पास में इमेजेस है, ये रेनबो की इमेज है, आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें 7 कलर्स है, यहाँ पे ए से लेके जेड तक के नंबर से, इसका मतलब कितने हैं, ये 26 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स से अगर आप इनको काउंट करें तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसमें 13 एलिमेंट्स है। और ये है एक सैंड की इमेज जिसमें रेत के दाने, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्या आप इनको काउंट कर पाएंगे, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इमेजेस का यही पर्पस था कि बहुत सारे जो सेट है उसके अंदर आप जो एलिमेंट्स हैं उनको तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन कई बार आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस अपने पास में टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, जिसमें पहला है फाइनाइट सेट, क्लियर, और दूसरा है इनफाइनाइट सेट। अब आपको ध्यान से यहाँ पे देखना, फाइनाइट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, एक ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, यानी अगर आप उनको काउंट करें तो वो इनफाइनाइटली हो, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हैंड में 5 है, अपने पास में अपन को पता है 5 फिंगर्स होती है अपने पास में, 1 थंब एंड 4 फिंगर, और इसके अंदर अपने पास में रेत के दाने आप गिन ही नहीं सकते, ठीक है, तो सैंड्स एलिमेंट आप नहीं काउंट कर पाओगे, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, क्लियर। इसी टाइप से अगर इसको मैथमेटिकली टाइप में देखा जाए तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, अभी हमने स्टैंडर्ड सेट जितने देखे सारे कैसे इनफाइनाइट सेट ही है। तो आइए बात करते हैं इसके आगे टाइप ऑफ सेट में। फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल है ए 1 2 3, 3 सेट, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें फाइनाइट सेट है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि इनफाइनाइट ना हो, इसका मतलब ये क्या है, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, अब देखिए इसी टाइप में सेट के 2 डिफरेंट टाइप भी है, एक होता है एम्प्टी सेट और दूसरा होता है सिंगलटन सेट। जनरली टाइप ही है, एम्प्टी सेट के बारे में आपने पढ़ा ही, जैसे मैंने बताया, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो किसी सेट के अंदर, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे या तो इस तरीके से लिखते हैं या फिर फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ध्यान रखना, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट की डेफिनेशन ये होती है, द सेट्स इन विच नो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, सिंगलटन सेट का मतलब होता है यूनिट सेट, इसे हम एक अनदर नेम है उस यूनिट सेट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट सेट का मतलब होता है ओनली वन, ऐसे सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ पूरे यूनिवर्स में यूनिक है, एक ही है, तो वो क्या एक सिंगलटन सेट है, क्लियर। टाइप्स ऑफ सेट में ये एग्जांपल है, ए सेट in which no element is present is called simple set, empty set, and second singleton set a set in which only one element। तो ये इनकी डेफिनेशंस है, आप जान चुके हैं, ओनली वन एलिमेंट होता है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, उसका अनदर नेम है यूनिट सेट। अब देखिए ये इनके एग्जांपल है, जैसे कि 5 और जो ये मिडिल ब्रैकेट बना है इसमें आपको बस एलिमेंट नहीं लिखना है, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एग्जांपल द सेट ऑफ इमोर्टल पर्सन्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर इमोर्टल पर्सन्स का सेट। अब आप देखिए अर्थ के ऊपर जितने पर्सन है सारे मोर्टल है, कोई भी इमोर्टल नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी पर्सन नहीं आएगा, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। यूनिट सेट का एग्जांपल है, एक 3 हो गया, एक 0 हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये यूनिट सेट है और ये भी यूनिट सेट है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कोई नो नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 0 यहाँ पे नंबर नहीं है, तो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और बोल दिया कि ये एम्प्टी सेट है।
फ्रेंड्स ये रॉन्ग हो जाता है। 0 एक एलिमेंट है जो उसके अंदर दोनों करली ब्रैकेट के बीच में है, तो ये 0 एलिमेंट होने की वजह से ये सिंगल एलिमेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ये नंबर में से 0 वाला नंबर पुट किया गया, तो ये सिंगल सेट है। क्लियर? तो इसको हम यूनिट सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि एम्प्टी सेट से। अब देखिए हम यहाँ पे मैच करेंगे, इनको आपको देख के बताना अब तक जो आपने पढ़ा है। फाइनाइट सेट इनमें से कौन से हैं, एम्प्टी सेट कौन सा वाला है, सिंगलटन सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, आप यहाँ पे मैच करके चेक कीजिए। अभी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। फाइनाइट सेट, आपको पता है फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो जिसे आप काउंट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4, 2 भी फाइनाइट है। क्लियर? ये इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट तो सिंगल एम्प्टी सेट की अलग ही उसकी डेफिनेशन बनी हुई है, तो अब इसमें आप देख के लगाना है, लेकिन आपको दूसरे भी जो पोर्शन दे रखे उससे भी ध्यान रखना है। एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट देखते आपको पता चल रहा है कि ये वाला एम्प्टी सेट है। फिर सिंगलटन सेट, यानी जिसमें एक ही एलिमेंट हो। यहाँ पे कौन सा है सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट हो, ये वाला, ये तो मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट है, और ये सिंगल सेट हो गया। और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, यहाँ पे आपको इजीली पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो सारे नंबर्स आपको इजीली रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये आपका फाइनाइट सेट हो गया, ये आपका एम्प्टी सेट हो गया, ये आपका सिंगल सेट हो गया, और ये अपने पास में क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो फ्रेंड्स यही थी आज की क्लास। अब इसके आगे में इसके जो पोर्शन बीएससी में अपने पास में जो आगे के स्टैंडर्ड के पोर्शन है और उनके क्वेश्चन है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, या फिर 2 डिफरेंट सेट के ऑपरेशन को लेके जितने क्वेश्चन है उनको लेके आऊंगा। और जो हमने नंबर 1 और 2 क्वेश्चन हमने रीड किए हैं फर्स्ट स्लाइड में, जैसे हम पावर सेट आगे पढ़ेंगे, उसी के साथ हम कार्डिनलिटी और इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे, तब मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तब तक अगर आपने परिष्कार वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन रखिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।